हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर ऑन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास की। ठीक है, और इब्न सऊद जो था उसकी जीवनी के विषय में। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है वह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग एकेडमिक सेशन में हो या किसी पीसीएस के स्टूडेंट है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सऊदी अरब का नाम तो हमारे देश में प्रमुखता से लिया जाता है, परंतु बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब के आधुनिक इतिहास के विषय में जानते होंगे या यह जानते होंगे कि किसके नाम पे इस देश का नाम सऊदी अरब पड़ा। ठीक है, यहाँ जो हमारे देश में सऊदी अरब को लेकर के जो छवि बनी हुई है वह मात्र एक पेट्रोलियम कंट्री के रूप में बनी हुई है। ठीक है, और इसके साथ जो राजनीतिक संबंध है हमारे देश की वह भी काफी मजबूत अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि सऊदी अरब का आधुनिक इतिहास क्या है और उस देश के आधुनिकीकरण में इब्न सऊद की भूमिका क्या रही है, इसी को हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग यहाँ इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो यह सऊदी अरब कंट्री है, ठीक है, यह जो सऊदी अरब कंट्री है, यदि आप लोग वर्ल्ड मैप को देख पा रहे होंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, यही हमारे यहाँ पे भारत देश पड़ता है। ठीक है, और यही है अरब की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर। ठीक है दोस्तों, यहीं पे सऊदी अरबिया है। ठीक है, यही जो अरब प्रायद्वीप है, इसी अरब प्रायद्वीप में इसके पूर्वी भाग में सऊदी अरब पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यह जो सऊदी अरब देश है यह पश्चिमी एशिया में, ठीक है, पश्चिमी एशिया में स्थित एक कंट्री है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मध्य पूर्वी एशियाई कंट्री है। ठीक है, मध्य पूर्वी एशियाई कंट्री है या पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। यदि दोस्तों हम लोग इसके इतिहास के विषय में बात करें, ठीक है, तो आप लोग पाते होंगे कि इब्न सऊदी के ही नाम पे इस देश का नाम सऊदी अरब पड़ा था। ठीक है, इब्न सऊद के ही नाम पे इस देश का नाम सऊदी अरब पड़ा था, और सऊदी अरब का जो जनक है या सऊदी अरब का जो राष्ट्रपिता है या सऊदी अरब का जो पिता कहा जाता है वह इब्न सऊद को ही कहा जाता है। और दोस्तों, यह जो इब्न सऊद था वह देखिए, यहां पे हम लोग कुछ अंदर के इतिहास को यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी अरब प्रायद्वीप में एक राज्य हुआ करता था नेज्द। ठीक है, उसका नाम क्या हुआ करता था? तो नेज्द। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या नाम हुआ करता था? नेज्द। और यही का जो शासक था नेज्द का, वही इब्न सऊद का पिता हुआ करता था। ठीक है, यानी नेज्द का जो शासक था उसी का पुत्र कौन था? इब्न सऊद था। लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों हुआ क्या कि जो नेज्द का शासक था या इब्न सऊद का जो पिता था, उसके कुछ दुश्मनों ने षड्यंत्र रचते हुए उनके पिता को, जो नेज्द की राजधानी रियाद थी, वहां से निष्कासित कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इब्न सऊद के पिता का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है और इब्न सऊद को लेकर के वे यहाँ से पलायन हो जाते हैं। मगर यह जो बात थी यह इब्न सऊद के जहन में बैठ गई थी। इब्न सऊद हमेशा यह सोचता था कि किस प्रकार से हम पुनः नेज्द पे अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, इसके विषय में वह दिन रात सोचता था, और उसके लिए न केवल वह अपनी मानसिक मजबूती को स्थापित किया, बल्कि वह शुरू से ही अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर भी, ठीक है, अपनी शारीरिक मजबूती को लेकर भी शुरू से ही प्रयत्नशील रहा, और आगे चल करके यह एक सैनिक के रूप में उभरा और धीरे धीरे अपने सेना का गठन किया। और लगभग 21 वर्ष की ही उम्र में, ठीक है, 21 वर्ष की ही आयु में, 21 वर्ष की आयु में 1901 ईस्वी में, ठीक है, यानी 1901 ईस्वी में यदि उसकी आयु 21 वर्ष की हो रही थी, तो अर्थात उसका जन्म कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 21 वर्ष की आयु में 1901 ईस्वी में यह अपनी सेना को लेकर के नेज्द पे अधिकार कर लेता है। और नेज्द पे जैसे ही इसका अधिकार होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेज्द पे जैसे ही इसका अधिकार हो जाता है, तो वहां की जितनी भी शासन प्रशासन की व्यवस्था थी उस पर किसका नियंत्रण हो जाता है? तो इब्न सऊद का नियंत्रण हो जाता है।
मगर इसके बावजूद भी इब्न सऊद यहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं देखता है, क्योंकि अभी भी नजद में बहुत सारे इसके दुश्मन मौजूद थे। तो सबसे पहले वह अपने दुश्मनों से निपटारा करने की सोचता है और इसी उद्देश्य से उसने मानव रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और जितने भी उसके दुश्मन थे उनका संहार करना शुरू कर दिया। और 1913 ईस्वी में, ठीक है, 1913 ईस्वी में लगभग उसने अपने सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और 1913 ईस्वी में ही अपने आप को नजद का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, परंतु यहाँ पे दोस्तों हमें देखने वाली बात यह है कि यह जो नजद था, यह जो नजद कंट्री था, यह पूरा सऊदी अरब नहीं था। ठीक है, यानी आज का जो सऊदी अरब है उसका एक छोटा सा भाग था, कौन? नजद। तो यहाँ पे जैसे ही इब्न सऊद का अधिकार हो जाता है नजद पर और यहाँ का वह स्वतंत्र शासक बन जाता है, तो अब इसका जो अगला टारगेट था वह था कि जितने भी अरब प्रायद्वीप के छोटे छोटे कंट्री थे या छोटे छोटे जो प्रांत थे उनको एकत्रित करके अपने राज्य में मिला लेना। ठीक है, यही इसका अगला उद्देश्य बन जाता है और इस पे वह पुनः प्रयत्नशील हो जाता है। और आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग कि 1921 ईस्वी में, ठीक है, कब? तो 1921 ईस्वी में दोस्तों हम लोग यहां पे देखेंगे हेल, ठीक है, एंड समार। हेल एक छोटा सा प्रांत हुआ करता था, ठीक है, हेल प्रांत, एंड समार एक कबीलाई प्रांत हुआ करता था जिसपे कि यह अधिकार कर लेता है। कब? तो 1921 ईस्वी में। और जैसे ही इन दोनों पे अधिकार हो जाता है तो इब्न सऊद हिजाज राज्य पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, किस पे? हिजाज राज्य पे कब्जा कर लेता है। अब जैसे ही नजद के अलावा हिजाज पे अधिकार हो जाता है इब्न सऊद का, तो यहाँ से इसका जो साम्राज्य है वह बहुत ही विस्तृत हो जाता है और 1921 ईस्वी में ही यह अपने आप को हिजाज का भी शासक घोषित कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं जैसे ही अब हिजाज पर अधिकार हो जाता है इब्न सऊद का, तो अगला जो टारगेट है वह इसके आंतरिक और जो वैदेशिक सुधार हुआ करते थे उस पे आ जाता है। यानी जब यह शासक बना हिजाज का, तो इसने देखा कि अभी भी हमारे राज्य के अंतर्गत बहुत सी ऐसी खामियां हैं, बहुत सी ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसे दूर करके ही हम आधुनिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके समक्ष जो सबसे बड़ी उस समय की कठिनाई थी वह थी इंग्लैंड के साथ विवाद। ठीक है, इंग्लैंड के साथ विवाद, यानी इंग्लैंड की जो उस समय की साम्राज्यवादी नीति थी उसके खिलाफ हुआ करता था इब्न सऊद। ठीक है, इब्न सऊद ही नहीं, उसके पहले के भी जितने शासक हुआ करते थे वह भी अंग्रेजों की इस साम्राज्यवादी विस्तार की नीति से परिचित थे और उसके प्रति नाराज थे। और यही कारण था कि अरब में, ठीक है, अरबों में एवं इंग्लैंड के बीच दोनों में हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे यह विवाद जो था उसे इब्न सऊद बहुत ही हानिकारक समझता था और उसे अपने विकास में बाधक भी समझता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अंग्रेजों के साथ एक संधि वार्ता करके इसका निपटारा कर लें। ठीक है, और इसी उद्देश्य से दोस्तों यहां पे हम लोग देखेंगे 1927 ईस्वी में, ठीक है, 1927 ईस्वी में इंग्लैंड एवं इब्न सऊद के बीच जिद्दा की संधि होती है। कौन सी संधि? जिद्दा की संधि। और इस जिद्दा की संधि में दोस्तों यहाँ पे इब्न सऊद द्वारा अंग्रेजों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई जाती है और किसी भी तरह करके यह प्रयत्न किया जाता है कि अंग्रेज हमसे संतुष्ट हो करके और हम पे हस्तक्षेप करना छोड़ दें और हमारे विकास में वे सहयोग करें। ओके, और इस उद्देश्य में इब्न सऊद सफल भी होता है। उसने अंग्रेजों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई और उन्हें अपने देश के हस्तक्षेप से अलग कर दिया। ठीक है, और उनके साथ यह संधि कर लिया कि आप हमारे देश में हमारे विकास में मदद करेंगे। ओके, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब तो इसका जो बाधा हुआ करता था, प्रमुख बाधा, वह तो यहाँ पे दूर हो गया। अब जो इसके समक्ष मतलब बाधा रह गई थी वह थी कि किस प्रकार से यहाँ के आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाए, किस प्रकार से यहाँ पे
जितने भी खनाबदोश जीवन जी रहे लोग हैं उनमें पाश्चात्य शिक्षा को अपनाई जाए, ठीक है। किस प्रकार से हमें अपनी धार्मिक नीति को प्रगतिशील बनाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इब्न सऊद के द्वारा सऊदी अरब के आधुनिकीकरण के क्रम में कुछ कदम अपनाए जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोगों ने देखा नेज़्द, ठीक है। सबसे पहला जो राज्य था जिस पे अधिकार किया इब्न सऊद वह कौन था? नेज़्द। उसके बाद हिजाज पे अधिकार किया, ठीक है। किस पे? हिजाज पे अधिकार किया 8 जनवरी 1923। और उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि अरब के और जितने मतलब छोटे छोटे प्रांत थे जिसपे किसका? इब्न सऊद का अधिकार हुआ करता था, अर्थात वह इब्न सऊद के अधीन थे, उन सभी को मिलाकर दोस्तों सितंबर 1932, ठीक है, सितंबर 1932, सितंबर 1932 ईस्वी में उन सारे छोटे छोटे प्रांतों को मिला करके और नेज़्द प्लस हिजाज, ठीक है, इन सभी को मिला करके एक बड़े राज्य की स्थापना किया। कौन? इब्न सऊद, ठीक। एक बड़े राज्य की स्थापना किया और इसी बड़े राज्य को इब्न सऊद के ही नाम पे सऊदी अरब के नाम से जाना गया, ठीक है। किस नाम से जाना गया? तो सऊदी अरब के नाम से जाना गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सऊदी अरब का निर्माण कब हुआ। अब देखते हैं उनके विकास के कार्य को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा किस प्रकार से यह सऊदी अरब के लिए एक सुधार कार्यक्रम था, ठीक है। पहले उसको पॉइंट अप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला था खनाबदोश जातियों में सुधार, ठीक है दोस्तों। दूसरा था प्रशासनिक सुधार, ठीक है। क्या था? तो प्रशासनिक सुधार। उसके बाद दोस्तों अगला था आर्थिक सुधार, ठीक है। उसके बाद था आवागमन के साधनों में सुधार या यातायात की सुविधा में विकास, ठीक है। आवागमन के साधनों में सुधार। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा था सऊदी अरब या सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या था? खनाबदोश जातियों में सुधार, ठीक है। उसके बाद प्रशासनिक सुधार, इसके बाद था आर्थिक सुधार, ठीक है। उसके बाद है आवागमन के साधनों में सुधार और उसके बाद है सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे होंगे जो कि इब्न सऊद के द्वारा ही सऊदी अरब में लाया गया सुधार कार्यक्रम था, ठीक है। तो यदि इसके विषय में दोस्तों हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करें खनाबदोश जातियों में सुधार की, तो हम लोग पाते हैं क्या कि जिस समय इब्न सऊद का शासन हुआ करता था सऊदी अरब में, उस समय वहां पे सर्वाधिक मात्रा में खनाबदोश जाति के ही लोग निवास करते थे, ठीक है। खनाबदोश जाति का मतलब यह हुआ दोस्तों कि इनमें बहुत ही ज्यादा असभ्यता थी और वह किसी भी व्यक्ति का जान ले लेने के लिए उतारू हुआ करते थे, यानी खून बहाने में उनको कोई भी भय या अंदर से कोई डर ही नहीं रहता था, वह किसी भी व्यक्ति का जान ले सकते थे, ठीक है। और मारने और मरने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। उनमें शिक्षा का भी अभाव था, उनमें बेरोजगारी भी था, ठीक है, यानी रोजगार उनको नहीं था और वे किसी भी तरह अपने पेट पालने के लिए मजबूर थे और यही कारण था कि वे ऐसे ऐसे मार्ग अपनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इब्न सऊद का शासन हुआ सऊदी अरब में, उसने जो पहला ध्यान है वह इन्हीं खनाबदोश जातियों को सही दिशा में मोड़ने के लिए अपनाया गया। और यहाँ पे इब्न सऊद का यही प्रयास रहा कि
कि इन खानाबदोश जातियों को एक ऐसा रोजगार दिया जाए जिसके माध्यम से यह अपनी आजीविका चला सके, ठीक है, और यह अपने फैमिली को शिक्षित कर सके और कभी भी ये ऐसा मार्ग पे आने का प्रयत्न भी न करे। ओके, और यही देखते हुए इब्न सऊद ने इन खानाबदोश जाति के जितने भी लोग थे उनका एक सैन्य संगठन बना देता है। ठीक है, क्या करता है? सैन्य संगठन। क्योंकि यहाँ पे यह सोचता है इब्न सऊद, ठीक है, कि यदि हम लोग मतलब यदि मेरे द्वारा इन खानाबदोश जातियों को किसी अलग प्रकार का कार्य दिया जाता है तो उसे कराने के लिए इन्हें अलग से प्रशिक्षित करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा समय लगेगा। इतने अधिक संख्या वाले खानाबदोश जातियों को एक समय प्रशिक्षित करके और सभी को रोजगार दे देना संभव बात नहीं है। और यही कारण था कि इब्न सऊद ने इनकी पेशा के आधार पे ही इनको कार्य दे दिया, क्योंकि जान लेना तो इनका काम ही था। ठीक है, और इनमें भय भी नहीं था, या किसी भी व्यक्ति के सामने चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो उसका जान मारने या उससे मरने के लिए तैयार रहते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इनकी जो उत्साह है, इनकी जो ताकत है उसको अपने देश हित में लगाया जाए और इन्हें सेना बना दिया गया। कुछ ही दिनों में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि देखते देखते यह जो खानाबदोश जातियों की सैन्य संगठन था वह पूरे सऊदी अरब में फेमस हो गया। ठीक है, पूरे सऊदी अरब में प्रसिद्ध हो गया और एक अलग नजरिए से अब इन खानाबदोश जातियों को देखा जाने लगा। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग इन्हीं में देखेंगे कि इनके जो भी बच्चे हुआ करते थे जो अभी छोटे छोटे थे उनको सेना में भर्ती नहीं किया गया, उनको प्राथमिक शिक्षा दिया जाना शुरू कर दिया। और वह भी जो प्राथमिक शिक्षा था दोस्तों वह पाश्चात्य शिक्षा पे आधारित हुआ करता था, क्योंकि इब्न सऊद हमेशा पाश्चात्य जगत के शिक्षा में विश्वास करता था। ठीक है, वह चाहता था कि यदि इन बच्चों को शुरू से ही शिक्षित किया जाएगा, शुरू से ही शिक्षा दिया जाएगा, इनके माता पिता के जो भी पेशा है उससे इन्हें अवगत यदि नहीं कराया जाएगा तो हो सकता है कि भविष्य में यानी आने वाले दिन में ये जो बच्चे हैं वह हमारे देश के लिए एक मतलब अच्छे व्यक्ति साबित होंगे और अपने माता पिता की तरह ये गलत कार्य नहीं अपनाएंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खानाबदोश जातियों में यह सुधार करता है। ठीक है, और खानाबदोश जातियों के लिए ही एक अलग उपनिवेश की भी स्थापना की जाती है जहाँ केवल खानाबदोश जाति के ही लोग रहते हैं और उन्हें वहाँ पे उनके लिए भरपूर सुविधा सुख सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराई गई और इनके सुख सुविधा का वहाँ पे खासा ख्याल रखा जाता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, अगला हम लोग दूसरे पॉइंट देखते हैं। इसमें है प्रशासनिक सुधार। ठीक है, प्रशासनिक सुधार। अब प्रशासनिक सुधार जो था इब्न सऊद का वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे मैं आप लोगों को इसे मैं मिटा देता हूं, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब का आधुनिक इतिहास क्योंकि आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रशासनिक सुधार क्या था। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम लोग यहाँ पे इसके प्रशासनिक सुधार की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो राज्य हुआ करता था या देश हुआ करता था सऊदी अरब, ठीक है, इसको दो प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, कितने प्रांतों में? दो प्रांतों में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, एक नेज्द और एक हज्जाज। ठीक है, एक नेज्द और दूसरा हज्जाज, यह दो प्रांत थे। ठीक है, और इसका जो शासन था, ठीक है, इसका जो गवर्नर था वह इब्न सऊद ने अपने दो पुत्रों को बनाया। ठीक है, पहले का यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैजल, पहले का नाम है फैजल और दूसरे का नाम है वैली। ठीक है दोस्तों, दूसरे का नाम है वैली। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इब्न सऊद के द्वारा अपने देश का विभाजन दो मुख्य प्रांतों में किया जाता है, पहला नेज्द और दूसरा हिजाज। ठीक है, और यही जो देश था कौन था? सऊदी अरब। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यह जो दो प्रांत थे अब इन दो प्रांतों को भी जिलों में विभाजित किया गया। ठीक है, किसमें विभाजित किया गया? तो इन दोनों प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जिले में बहुत ही अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, और वहां की जो कानून व्यवस्था थी, यह जो सऊदी अरब था यहाँ की जो कानून व्यवस्था थी अब जो आदिवासी परंपरागत नियम हुआ करते थे अब उस पर कायम नहीं रही। अब इनके कानून का जो आधार था वह शरीयत बन गया। ठीक है, क्या बन गया? तो शरीयत बन गया। इनके कानून का आधार
शरीयत बन गया और इसी शरीयत के आधार पे वहाँ पे न्याय भी दिया जाता था। और इस शरीयत का जो कानून था, इसकी व्याख्या करने की जो जिम्मेदारी थी वह काजी पर थी। ठीक है, यानी काजी के द्वारा ही इस शरीयत का व्याख्या किया जाता था। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देखा प्रशासनिक सुधार। ठीक है, अब प्रशासनिक सुधार के आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, आर्थिक सुधार। ठीक है, तो चलिए हम इसे मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग हिस्ट्री से यूजीसी नेट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्थिक सुधार के विषय में। ठीक है, कौन सा? आर्थिक सुधार। तो आर्थिक सुधार में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब सारे सुधार कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा था इब्न सऊद, तो उसके समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी आर्थिक सुधार की समस्या। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सुधार हमारे देश में तभी लागू हो सकता है जबकि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, परंतु सऊदी अरब में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां की जो आर्थिक व्यवस्था थी वही लाचार हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? वही लाचार हो गई थी। और जिस देश की आर्थिक व्यवस्था की कमर ही टूट गई हो, भला वह आगे के सुधार कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित कर सकता है? तो यहाँ पे इब्न सऊदी ने सबसे पहला जो ध्यान है वह आर्थिक सुधार की तरफ लाया और उसने सोचा कि आर्थिक सुधार को ही हम मजबूत करेंगे, उसके बाद अगले कार्यक्रम पे बढ़ेंगे। ठीक है, और आर्थिक सुधार के क्रम में, ठीक है, आर्थिक सुधार के क्रम में इब्न सऊद करता क्या है कि विदेशी जो भी कंपनियां थी, ठीक है, विदेशी जो भी कंपनियां थी, जैसे अमेरिकी कंपनी या अंग्रेजी कंपनी, ठीक है, अंग्रेजी कंपनी जो कि जिद्दा की संधि के द्वारा आ रही थी सऊदी अरब में, उनको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया। और उसी क्रम में हुआ क्या कि सऊदी अरब का जो समुद्री तट है, उसी तट पे पेट्रोलियम की खान का पता चल गया। और जैसे ही पेट्रोलियम की खान का पता चला, अब जो सऊदी अरब था वह अब मानो सोने की खान बन गया हो। ठीक है, क्योंकि जो भी अमेरिकी या अंग्रेजी या जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी जो रॉयल्टी देती थी सऊदी अरब को, वह काफी अधिक हुआ करता था। और उसी रॉयल्टी के माध्यम से अब सऊदी अरब धीरे धीरे विकसित होने लगा। और यहाँ जो पैसे की तनातनी थी, जो पैसे का अभाव था, वह अब धीरे धीरे यहाँ से समाप्त होने लगा। ठीक है, और आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि यही सऊदी अरब जो पहले उतने गरीब और दीन अवस्था में रहता था, वही अब बहुत ही समृद्ध बन जाता है। ठीक है, बहुत ही समृद्ध बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम की खान का पता लगता है और सारे जो भी विदेशी कंपनियां हैं यहाँ पे आमंत्रित होती है, आती है, और उसके माध्यम से जो रॉयल्टी मिलता है उसी से धीरे धीरे सऊदी अरब समृद्ध होता जाता है। और इतना समृद्ध होता जाता है कि उन्हीं विदेशी कंपनियों के द्वारा दिए गए रॉयल्टी पे ही पूरा देश निर्भर हो जाता है। और जो टैक्स वसूले जाते थे वहां के किसानों से, वहां के मजदूरों से, अब उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाता है, जिससे वहां का जो व्यक्तिगत जीवन स्तर था उसमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार जैसे ही होता है तो उसके बाद आवागमन के सुधार पे ध्यान आ जाता है। ठीक है, किस पे? आवागमन के सुधार पे ध्यान आता है, यानी यहाँ से यातायात के विकास में अब कार्य करना शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि शुरू के दिनों में देखें, ठीक है, यदि दोस्तों हम लोग शुरू के दिनों में देखें तो हिजाज हो, ठीक है, हिजाज हो या मक्का हो, ठीक है, या मदीना हो, ठीक है, ये जो नाम आप लोग देख रहे होंगे, हिजाज हो, मक्का हो, मदीना हो या नेज्द हो, ठीक है, यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध यातायात का साधन था वह ऊंट हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? ऊंट हुआ करता था। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इब्न सऊद के समय सऊदी अरब में हिजाज, मक्का या मदीना, जो कि उस समय के प्रमुख शहर हुआ करते थे, वहां यातायात के साधन कौन थे? ऊंट हुआ करते थे। अब बताइए, ऊंट के सहारे भला कब तक इतनी तीव्र गति से चलने वाली दुनिया में काम चलाया जा सके? तो यहाँ पे इब्न सऊद को दूसरे साधन की जरूरत महसूस होती है और वह इस बात से मतलब भली भांति परिचित था कि जब तक हम लोग पाश्चात्य हथकंडों को नहीं अपनाएंगे हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है।
हमें अपने देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले यूरोपियों की बराबरी करना पड़ेगा, और यूरोपियों की बराबरी तभी संभव है जब हम उनसे सहायता की मांग करेंगे और उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो यहाँ पे अपने मान स्वाभिमान और सम्मान की ख्याल किए बिना ही इब्न सऊद यूरोपियों से अपने देश में जो भी यातायात के साधन थे उनके विकास के लिए आग्रह करते हैं, और इसमें उनको काफ़ी अधिक सफलता भी मिलती है, क्योंकि उनके आग्रह के तुरंत पश्चात ही जो अंग्रेजी कंपनियां थी जो कि रेलवे का विस्तार कर रही थी वह भी सऊदी अरब में आती है और रेल का विस्तार करती है। धीरे धीरे दोस्तों वहाँ पे जो हवाई अड्डे हुआ करते थे, ठीक है, हवाई अड्डों का भी वहाँ पे विकास किया जाना शुरू हुआ, और काफ़ी अधिक संख्या में मोटर कार सऊदी अरब आयात करवाए गए। ठीक है, काफ़ी अधिक संख्या में मोटर कार का जो आयात है वह सऊदी अरब में करवाया गया। और यहाँ से दोस्तों हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे करके सऊदी अरब का जो यातायात साधन था, जो आवागमन के साधन हुआ करते थे, उनमें भी सुधार होता जाता है और उनकी भी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास। ठीक है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में। ठीक है, तो उस समय की जो सांस्कृतिक स्थिति थी, यानी इब्न सऊद जिस समय शासक था उस समय जो सऊदी अरब की सांस्कृतिक स्थिति थी दोस्तों, वह काफी मध्यम गति से चलने वाली थी। यानी उस समय असभ्यों की संख्या ज्यादा थी। आप लोगों ने पहले भी देखा कि यहाँ पे जो खनाबदोश हुआ करते थे उनकी संख्या काफी अधिक थी। अब देखिए, खनाबदोश अधिक थे, असभ्य अधिक थे, वहां पे बर्बर जाति के लोग अधिक थे, तो भला उनमें सभ्यता एवं संस्कृति नामक शब्द कैसे सूट कर सकता है। वे लोग इतने असभ्य हुआ करते थे कि एक दूसरे का जान लेने के लिए भी तनिक भी सोचते नहीं थे, भला उनमें सभ्यता और संस्कृति कैसे हो सकती थी। तो यहाँ पे यदि उनकी सभ्यता एवं संस्कृति की हम लोग बात करें तो उनकी संस्कृति बहुत ही पिछड़ी हुई थी, और वह आदिवासी संस्कृति थी। ठीक है, यानी जंगल में निवास करने वाले जितने भी लोग होते हैं, और उनके द्वारा जो जो भी कर्मकांड अपनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही कर्मकांड वगैरह जो है वह सऊदी अरब में भी अपनाए जाते थे। तो यहाँ पे इब्न सऊद जो था, ठीक है, वह काफी नाराज था इस बात से। वह चाहता था कि हमारी जो सभ्यता है, हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, वह इन कर्मकांडों को छोड़ दे और पाश्चात्य सभ्यता के जैसा ही यहाँ पर भी संस्कृति एवं सभ्यता का पालन किया जाए। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ज्यादा कर्मकांड नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग अभी हिंदू समाज में भी मूर्ति पूजन वगैरह किए जाते हैं, यह पाश्चात्य सभ्यता में नहीं किया जाता है। वहां पे सबसे अधिक जो है वह बस ईश्वर में विश्वास रखा जाता है, ईश्वर के लिए कोई कर्मकांड नहीं किया जाता। और यह भी बात किसको अच्छा लगता था, तो इब्न सऊद को। तो उसने किया क्या कि सऊदी अरब में जितने भी कर्मकांड अपनाए जा रहे थे उसको धीरे धीरे वहां से हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया, धीरे धीरे वहां से हटाना शुरू कर दिया और सबके लिए यह वर्जित कर दिया कि आप लोग मूर्ति पूजन नहीं करेंगे, आप लोग जितने भी यहाँ के देव रूप बना करके उसका पूजन करते हैं वह भी नहीं करेंगे, जितने भी आप लोग कर्मकांड करते हैं, नाच गाना बजाना, यह सब भी आप लोगों द्वारा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक कानून पारित करके वहां की जो आदिवासी पिछड़ी संस्कृतियां अपनाई जा रही थी उसको बंद करवा दिया, और वहां जितने भी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के अच्छे अच्छे गुण थे उसको सऊदी अरब में लागू करवा दिया। ठीक है, भले ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह इब्न सऊद की एक तानाशाही प्रवृत्ति थी, परंतु उस देश के विकास में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध रहे। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं धार्मिक प्रवृत्ति की। ठीक है, क्योंकि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, धार्मिक सुधार। अब दोस्तों हम लोगों ने इतने बातों को देखने के पश्चात यह तो जान गया होगा कि जो इब्न सऊद व्यक्ति था वह काफी उदार विचार का व्यक्ति था। ठीक है, वह पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में बहुत ही अधिक विश्वास रखता था। ठीक है, परंतु इसके बावजूद भी दोस्तों यह एक रूढ़िवादी व्यक्ति भी था। ठीक है, भले ही वह पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखता था वहां के विकास को देख करके, मगर इसके बावजूद भी वह एक रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी कहने का तात्पर्य यह कि देखने और दिखाने में ज्यादा विश्वास रखता था, उसे व्यवहार में लाने में कम। ठीक है, मतलब यह कि एक तरह से हम लोग देखेंगे कि ईसाई धर्म के अच्छे अच्छे गुरुओं को
सऊदी अरब में लाना शुरू किया, परंतु इसके बावजूद भी वह इस्लाम धर्म को बहुत ही अधिक महत्व देता था। यानी इस्लाम धर्म सबसे पहले उसके लिए सर्वोपरि था, उसके बाद ही कोई और धर्म। मगर यह चाहता था कि जितने भी धर्म हैं उनके जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी अच्छे उनके विशेषताएं हैं, उसको हमारे इस्लाम धर्म में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपनी रूढ़िवादिता को रखते हुए धार्मिक सुधार करता है और उसमें सारे धर्म के अच्छे अच्छे जो सुधार कार्यक्रम थे, जो अच्छे अच्छे विशेषताएं थी उनकी, उसको समाहित करना शुरू करता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि इब्न सऊद कौन था। ठीक है, उसका जो संक्षिप्त जीवनी परिचय था उसके विषय में देखा, किस प्रकार से सऊदी अरब का निर्माण होता है, किस प्रकार से सऊदी अरब का नामकरण होता है। ठीक है, उसके बाद किस प्रकार से सऊदी अरब अपने विकास के रास्ते पे बढ़ते हुए आधुनिक सऊदी अरब का रूप धारण करता है। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यहाँ पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।